हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पाइन मेडिकोज। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है, आप आसानी से समझ जाओगे। तो ग्लाइकोलिसिस ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी की प्रोडक्शन करता है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं पहले। ग्लाइकोलिसिस इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू पायरुवेट और लैक्टेट विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो ग्लाइकोलिसिस ऐसी प्रोसेस या पाथवे है जिसमें सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस के थ्रू केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उससे ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट या लैक्टेट में। इसके साथ साथ एटीपी की भी प्रोडक्शन होती है। ओके, अब ग्लाइकोलिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जान लेते हैं कि एक्चुअल में ग्लाइकोलिसिस के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उसमें ये ग्लाइकोलिसिस रिएक्शंस होती ही है। ओके, द एंजाइम्स ऑफ दिस पाथवे आर प्रेजेंट इन द साइटोसोल ऑफ द सेल। ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुवेट और लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, वो सेल के साइटोसोल पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, किसी ऑर्गेनल सेलुलर ऑर्गेनल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, साइटोसोल पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए ये बॉडी के सभी सेल में ग्लाइकोलिसिस हो जाती है। थर्ड फीचर है ग्लाइकोलिसिस इज अ मेजर पाथवे फॉर एटीपी सिंथेसिस इन टिश्यू लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर एग्जाम्पल एरिथ्रोसाइट्स, कॉर्निया। ग्लाइकोलिसिस एक मेजर पाथवे है एटीपी सिंथेसिस के लिए किन टिश्यूज में जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल लें तो एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी में कोई भी सेलुलर ऑर्गेनल नहीं होते हैं, तो उन सेल्स में भी, उन टिश्यूज में भी एटीपी की सिंथेसिस होती है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। ओके, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोसोल में। तो सेलुलर ऑर्गेनल हो या ना हो, फिर भी ये ग्लाइकोलिसिस होगी और सेल और टिश्यू को एटीपी मिलेगी। फोर्थ फीचर है ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकती है जो कि एनारोबिक कंडीशन होती है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है जो कि एरोबिक कंडीशन है। ठीक है, लैक्टेट इज द एंड प्रोडक्ट अंडर एनारोबिक कंडीशन। तो जब ये ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है यानी कि एनारोबिक कंडीशन में होती है, तो ग्लूकोज से जो प्रोडक्ट बनता है, एंड प्रोडक्ट, वो होता है लैक्टेट। ठीक है, इन दी एरोबिक कंडीशन पायरुवेट इज फॉर्म। और जब ये ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी कि एरोबिक कंडीशन में होती है, तो जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है पायरुवेट। ओके, तो ये ग्लाइकोलिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। अब हम इसकी केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन को 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज जिसमें एनर्जी यूटिलाइज होगी। दूसरा स्प्लिटिंग फेज जिसमें 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल जो 3 कार्बन के होते हैं उसमें इस कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरा एनर्जी जनरेशन फेज जिसमें एक्चुअल एटीपी की सिंथेसिस होगी। तो ये पहला फेज है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। इसके पहली रिएक्शन में क्या होता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर एंटर किया है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। हेक्सोकाइनेज एंजाइम मसल्स में प्रेजेंट होते हैं और ग्लूकोकाइनेज लीवर सेल्स में। ओके, ये हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम क्या करते हैं? ये एक एटीपी यूटिलाइज कर देते हैं, जो ये इस एटीपी के एक फॉस्फेट ग्रुप को इस ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर अटैच कर देते हैं, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है और एटीपी मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, और ये स्टेप इरिवर्सिबल है। ठीक है, इरिवर्सिबल मतलब एक बार ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो दोबारा ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेराइज की एक्टिविटी की वजह से, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज उसके आइसोमर फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये स्टेप रिवर्सिबल स्टेप है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो सकता है फ्रक्टोज में, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वापस कन्वर्ट हो सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, इसी एंजाइम की प्रेजेंस में। थर्ड और लास्ट स्टेप एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज का है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट
जो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। इसमें ये एंजाइम फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक और एटीपी को यूटिलाइज करता है और इसके एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को इस फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पर अटैच कर देता है, जिससे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये स्टेप इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शंस आती हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज के अंदर, जिसमें एटीपी यूटिलाइजेशन होती है। ओके, दूसरी फेज शुरू होती है स्प्लिटिंग फेज, जिसमें फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट मॉलिक्यूल इस एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसके कार्बन नंबर 1 पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड है, और दूसरा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसके कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड है। अब ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें कीटोन ग्रुप। तो ये एंजाइम फोस्फोट्राइयोज आइसोमरेज ये इस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को आइसोमराइज रिएक्शन के थ्रू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे इस ग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो आगे रिएक्शन चलेगी वो ट्वाइस चलेगी, मतलब जितने भी प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो ट्वाइस होंगे, ठीक है। तो ये है स्प्लिटिंग फेज। अब यहाँ से स्टार्ट होती है एनर्जी जनरेशन फेज। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, जिसमें इसके कार्बन नंबर 1 पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, इसीलिए इसका नाम 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है। ये कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसमें NAD मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है NADH मॉलिक्यूल में। अब ये NADH मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एक NADH मॉलिक्यूल 3 ATP फॉर्म कर लेता है। अब यहाँ पर ये 2 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए जो यूटिलाइजेशन होगी और जो प्रोडक्शन होगी प्रोडक्ट्स की, वो भी ट्वाइस होगी। ओके, अब रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ये फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम इस 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के कार्बन नंबर 1 से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और 2 एटीपी की फॉर्मेशन क्यों होती है? क्योंकि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और ये स्टेप भी रिवर्सिबल स्टेप है। और ये स्टेप एग्जाम्पल है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का, जिसका मतलब होता है कि एटीपी की सिंथेसिस होना बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। कि कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम इस 3 फॉस्फोग्लिसरेट के कार्बन नंबर 3 पर जो फॉस्फेट ऐड है उसको कार्बन नंबर 2 पर ऐड कर देता है, ठीक है, जिससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। और ये स्टेप भी रिवर्सिबल स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है एक हाई एनर्जी कंपाउंड फोस्फोइनोल पाइरुवेट में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? इनोलेज एंजाइम। इनोलेज एंजाइम 2 फॉस्फोग्लिसरेट पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से वाटर रिलीज हो जाती है और फोस्फोइनोल पाइरुवेट फॉर्म हो जाता है। फोस्फोइनोल पाइरुवेट के भी कार्बन नंबर 2 पर ही फॉस्फेट ऐड रहता है, और ये स्टेप भी रिवर्सिबल स्टेप है। अब ये फोस्फोइनोल पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से? पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की। ये पाइरुवेट काइनेज एंजाइम इस फोस्फोइनोल पाइरुवेट के कार्बन नंबर 2 पर जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड है उसे रिमूव कर देता है, जिससे एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, 2 एटीपी मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं 2 एटीपी में, ठीक है, और पाइरुवेट फॉर्म हो जाता है। अब ये पाइरुवेट मॉलिक्यूल 2 पाथवेज में एंटर हो सकता है, जो एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन पर डिपेंड करती है। एरोबिक कंडीशन में ये पाइरुवेट मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और एनारोबिक कंडीशन में ये पाइरुवेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसमें ये NADH मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है NAD में, ठीक है। और ये NADH मॉलिक्यूल कहाँ से आता है? आता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वाली रिएक्शन से। एनारोबिक कंडीशन की वजह से ये NADH मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूटिलाइज नहीं हो पाता है,
उसकी वजह से ये यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हुई। अब अगर हम एटीपी सिंथेसिस की बात करें दोनों कंडीशन में, तो सबसे पहले एरोबिक कंडीशन में देखते हैं कि टोटल कितने एटीपी सिंथेसाइज होते हैं एक ग्लाइकोलिसिस साइकिल से। तो एरोबिक कंडीशन में हमारे 2 NADH मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। एक NADH मॉलिक्यूल 3 ATP के बराबर होता है। तो जब 2 NADH मॉलिक्यूल प्रेजेंस है तो 2 इंटू 3 6 ATP मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे। ओके, और 2 ATP कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम वाली रिएक्शन में, यहाँ पर। ओके, और 2 ATP सिंथेसाइज होते हैं पायरुवेट काइनेज एंजाइम वाली रिएक्शन पर, यहाँ पर। ओके, लेकिन हमने शुरुआत में पढ़ा था कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज के अंदर जो हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वाली रिएक्शन थी उसमें 2 ATP कंज्यूम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो टोटल ATP की प्रोडक्शन होती है वो तो 10 होती है, ठीक है। लेकिन ये 2 ATP यूटिलाइज होने की वजह से जो नेट ATP प्रोडक्शन है वो होती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एक ग्लाइकोलिसिस साइकिल में 8। ओके, एरोबिक कंडीशन में। अब अगर एनर्बिक कंडीशन की बात करें तो इसमें NADH मॉलिक्यूल तो पायरुवेट से लैक्टेट वाले कन्वर्जन में यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। बस इसमें 4 ATP सिंथेसिस होती हैं फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम वाली रिएक्शन में और पायरुवेट काइनेज एंजाइम वाली रिएक्शन में, और 2 ATP यूटिलाइज हो जाते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज के अंदर, जिसकी वजह से एनर्बिक कंडीशन में 4 ATP की सिंथेसिस होती है, लेकिन 2 ATP यूटिलाइज होने की वजह से जो नेट ATP की प्रोडक्शन है एनर्बिक कंडीशन में वो है 2। ओके, तो यहाँ पर ये ग्लाइकोलिसिस टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखिए।